पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करते हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। देर की दशा में दाल वाली मटर की उन्नत बुआई तकनीक, अच्छी पैदावार के लिए टमाटर की फसल में किए जाने वाले आवश्यक प्रबंधन, अच्छी पैदावार हेतु अलसी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हमारे प्रदेश में दाने हेतु मटर की खेती बहुतायत रूप से की जाती है, लेकिन हमारे जो किसान भाई किन्हीं कारणवश अभी तक इसकी बुआई नहीं कर पाए हैं, तो वो इस समय इसकी अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का चयन कर उन्नत तकनीक से बुआई करें। अन्यथा बुआई के समय की गई किसी भी तरह की लापरवाही फसल के विकास और उपज दोनों पर विपरीत प्रभाव डालेगी। तो आप कैसे करें दाने हेतु मटर की उन्नत तरीके से बुआई? इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र कन्नौज के डॉक्टर विनोद कुमार से। मटर अपने रबी मौसम के लिए सबसे बढ़िया दलहनी फसल है, और ख़ासतौर पे ऐसी कंडीशन में जहाँ राइस वीट सिस्टम हो, और अगर उसमें हम लोग बीच में रबी मौसम में अगर मटर ले लेते हैं तो ये वैसे भी आपका जो दलहन उत्पादन तो होगा ही होगा, साथ साथ में जो मृदा स्वास्थ्य है उसके सुधार के लिए भी अच्छा है। तो अभी आप देख रहे हैं कि उपयुक्त समय चल रहा है मटर की बुआई का। तो खेत की तैयारी में आपको करना ये है कि पहली जुताई जो मिट्टी पलटने वाला हल है उससे करेंगे, या हैरो से, या जो रोटावेटर है उससे कर देंगे, तो सारा का सारा जो खरपतवार वगैरह आपके खेतों में खड़ा हुआ है सब कट जाएगा, कट के खाद का काम करेगा। और इसके बाद में दूसरी जुताई आप दो जुताइयाँ आप कल्टीवेटर से करेंगे, और उसमें पाटा लगा के आप खेत को लेवल कर लेंगे। अब हमें जो दूसरा महत्वपूर्ण अवयव आता है वो प्रजातियों का। प्रजातियां हमारे यहाँ जो प्रचलित प्रजातियां हैं दाने वाले के लिए, और सब्जी की प्रजातियां अलग हैं। तो दाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रचना आप ले सकते हैं, KPMR 400 ले सकते हैं, KPMR 522 ले सकते हैं, आप आदर्श ले सकते हैं, विकास ले सकते हैं, सपना ले सकते हैं, मालवी मटर ले सकते हैं, पंत मटर 42 ले सकते हैं, आप पंद मटर 5 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं। इस तरह की तमाम सारी प्रजातियां हैं जो कि तुलाशता रोग से भी अवरोधी भी हैं कुछ इसमें से, और कुछ बुकनी रोग से भी अवरोधी हैं, कुछ रतुआ अवरोधी भी हैं। जैसे मालवी मटर 15 है, ये रतुआ अवरोधी है, बुकनी अवरोधी भी है, और अच्छी प्रजातियां हैं। इस तरह से आप ये प्रजातियों को चुनाव कर लेंगे। प्रजातियों को चुनाव करने के बाद में आपको दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो आता है बीज का। तो बीज की जो प्रजातियाँ हैं वो जो लंबी बढ़वार वाली जो प्रजातियां हैं वो उनका बीज आप 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालेंगे, और जो छोटी बौनी प्रजातियां हैं उनका 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक का आप बीज जो है इस्तेमाल करेंगे, तो आपको बढ़िया उत्पादन मिलेगा। और इस बीज का बीज शोधन बहुत ज़रूरी है। बीज शोधन करने के लिए आप, चूँकि ये दलहनी फसल है, दलहनी फसल के लिए हमारी जितनी भी दलहनी फसलें सबके लिए हमें अपना एक जो FIR है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर, इसका क्रम भी यही है। इसी क्रम में हमें बीजोपचार करना है। तो अगर आपके खेतों में या फसलों में, या आपने ऐसी प्रजाति चुनाव कर लिया या जिसमें दिखने लगा बुकनू होने वाली संभावना है या रतुआ होने वाली संभावना है, तो प्रिकॉशनरी तौर पर, और अगर आपने कहीं अच्छी जगह से बीज भंडार से लिया है या हमारे CSE यूनिवर्सिटी से लिया हुआ है, तो उसमें पहले से ही बीज शोधित होता है, और आपको अतिरिक्त बीज शोधित करने की ज़रूरत नहीं है, बीज उपचार करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी
आपको अगर जरूरत समझ में आ रही है तो आप करेंगे थीरम 2 ग्राम मात्रा और 1 ग्राम मात्रा कार्बनडाजिम की, इनका मिक्सचर करके आप प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज शोधन कर लेंगे तो जो कवक जनित रोग है वो सारे रोग ठीक हो जाएंगे। आपके खेतों में कवकों की समस्या जो है, कवकों से होने वाली जो हानि है वो बच जाएगी। तो इस जहाँ तक बीज उपचार में दूसरा अवयव की बात है, अगर आपके खेतों में दीमक वगैरह लगता है शुरुआत की अवस्था में, तो उस अवस्था के लिए आपको 1 से 2 मिलीलीटर मात्रा क्लोरपायरीफॉस की प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज शोधन कर लेंगे, छायादार स्थान में सुखा लेंगे। सुखाने के बाद में फिर जो तीसरा बीज उपचार में जो तीसरा महत्वपूर्ण इनपुट आता है वो आता है राइजोबियम कल्चर का। आप लोग जानते हैं कि राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट में जो हमारे खुले रूप में गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन घूम रही है 78%, उसको ये कैच करता है, उसको पकड़ता है और उस पकड़ने के दरमियान ये अपने खेत जो जड़ें हैं उसमें नोड्यूल्स बनाता है, नोड्यूल फॉर्मुलेशन करता है और उस नोड्यूल्स में जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन वो स्थिर कर देता है और उस नाइट्रोजन स्थिरीकरण के वजह से ही हमारे जो दलहनी फसलें हैं उनमें कम से कम नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। और दलहन का राइजोबियम कल्चर से उपचार करना है, इसका बहुत साधारण सा तरीका है। इस तरीका ये है कि आपको 1 पैकेट लेना है 200 ग्राम का, उसको आधा लीटर पानी लिया पहले आपने, उसको गर्म किया, बॉयल करने के बाद बिल्कुल ठंडा कर लिया। बिल्कुल ठंडा करने के बाद में आप उसमें 50 ग्राम गुड़ डाला और उसमें आपने 1 पैकेट कल्चर डाला। कल्चर में जब वो स्लरी बन जाएगी एक तरह से, उसको आपने 10 किलो बीज लिया हुआ है, 10 किलो बीज के लिए इतना पर्याप्त है, जितना बीज आप डाल रहे हैं उसको उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 10 किलो बीज के लिए इतना 200 ग्राम का पैकेट और इतना जो मटेरियल आपने बनाया है वो पर्याप्त है। उसको 10 किलो बीज में डाल के बढ़िया से हाथ से चला देंगे, एक लेयर इस पर चढ़ जाएगी पूरे बीज पे। और उसके बाद में ये जो बीज आपने तैयार हुआ है, सूख गया है, छायादार स्थान में रख दिया है, इसकी बुआई आप सुबह या शाम के वक्त करेंगे। दोपहर के वक्त जब कड़ी धूप हो ऐसी अवस्था में बुआई ना करें, क्योंकि ये जो इसमें जीवाणु लगे हुए हैं ऊपर में ये मर जाते हैं और आपका सारा का सारा किया धरा सब बेकार हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने खेतों का जो बीज लेने वाले हैं उसका शोधन हो जाएगा। उर्वरक प्रबंधन में इसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन दी जाती है, इसको आप चाहे यूरिया से दें या किसी और उर्वरक से दें। 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास। इन तत्वों के आपूर्ति के लिए बढ़ने वाली और बौनी प्रजातियों में 370 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 45 किलोग्राम यूरिया और 70 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का बुवाई समय प्रयोग करें। बढ़ने वाली प्रजातियों में बुवाई करने के बाद कोई उर्वरक न डालें, लेकिन बौनी प्रजातियों में बुवाई के बाद 2 बार लगभग 20-20 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करें। इसके साथ में 20 किलोग्राम गंधक है वो जरूरी है, 1 किलोग्राम मोलिब्डेनम इसमें जरूरी है, क्योंकि आजकल जो हमारी भूमियां हैं इनमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है इनकी भी कमी हो रही है और इनकी कमी की वजह से चूंकि हम लोग भी उसी पे डिपेंडेंट है तो हमारे स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए इतनी मात्रा ले लेंगे। और बुआई में एक चीज ध्यान रखेंगे कि हम अपनी बुआई हमेशा लाइन में करेंगे। कितनी लाइन रखना है, तो अगर आप बौनी सामान्य जो लंबी बढ़वार वाली प्रजातियां हैं उनकी बुआई कर रहे हो तो आप 20 सेंटीमीटर कतार से दूरी रखनी है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, सब्जियों की खेती में जितना योगदान उन्नत किस्में, खेत तैयारी एवं बुआई तकनीकियों का होता है, उससे कहीं अधिक अच्छे उत्पादन में आवश्यक प्रबंधनों का योगदान होता है। तो जिन किसान भाइयों ने टमाटर की फसल लगाई है वो इस फसल से भरपूर उत्पादन लेने के लिए फसल में कौन कौन से जरूरी प्रबंधनों को करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर IN शुक्ल से। इसका जो आर्थिक दृष्टि से तथा पोषक तत्वों की दृष्टि से जो महत्व है वो अन्य सब्जियों की अपेक्षा बहुत अधिक है।
इसकी पैदावार अच्छी होने के लिए इसको सामान्य समय पर इसकी बुवाई करना बहुत आवश्यक है। जैसा कि पोषक तत्वों की दृष्टि से अगर हम इसको देखते हैं या सब्जी की उपलब्धता के बारे में अगर हम देखते हैं तो उसके हिसाब से ये सब्जियों में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली सब्जी है। हरी सब्जी के रूप में इसके पके फलों का हम प्रयोग करते हैं। ये ठंड मौसम चाहने वाली फसल है। इसकी रोपाई का मुख्य समय सितंबर अक्टूबर सर्वोत्तम रहता है। किसान भाइयों, फसल लगभग 1 माह की होने के उपरांत इसमें जो प्रमुख बातें ध्यान रखने की होती हैं वो नियंत्रण से हम प्रारंभ करते हैं। 35 से 40 दिन की अवस्था पर रोपाई के बाद अपनी टमाटर की फसल को खरपतवार मुक्त कर देना चाहिए। खरपतवार मुख्य फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा उनके पोषक तत्वों को ग्रहण करके फसल को कमज़ोर कर देते हैं। इस प्रकार से 35 से 40 दिन की अवस्था पर पहली निकाई गुड़ाई तथा 45 से 55 दिन की बीच में दूसरी निकाई गुड़ाई अवश्य कर देनी चाहिए। इसके बाद फिर खरपतवार का असर फसलों पर नहीं पड़ता है और अच्छी उपज प्राप्त होती है। किसान भाइयों को ये ध्यान देना चाहिए कि समय समय पर सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। सिंचाई के लिए विशेष रूप से बात यह है में अधिक पानी का भराव नहीं होना चाहिए। सिंचाई हल्की करना चाहिए, जो 2 से 4 घंटे के अंदर खेत से पानी निकल जाना चाहिए। इसके लिए पर्याप्त ढंग से जल निकास की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। किसान भाइयों, इस प्रकार से कम पूरी फसल में 3-4 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। 15 दिन से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना आवश्यक होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं रासायनिक उर्वरकों की। किसान भाइयों, फसल की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए फसल में समय समय पर संतुलित पोषक तत्वों को देना जरूरी होता है। तो आप टमाटर की फसल में कौन से उर्वरक का प्रयोग कब और कितनी मात्रा में करें, आइए जानते हैं। रासायनिक उर्वरकों में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से हम पूरी फसल में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से जो आधी नाइट्रोजन की मात्रा तथा पूरी फास्फोरस पोटास की मात्रा को बुवाई के समय ही हम रोपाई से पूर्व खेत में अपने मिला देते हैं। तत्पश्चात जो आधी नाइट्रोजन की मात्रा शेष रहती है उसको हम खड़ी फसल में 2 बार में, पहली 40-45 दिन की अवस्था पर तथा दूसरी 55 से 60 दिन की अवस्था पर खड़ी फसल में छिड़काव कर देते हैं। जब भी इन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें, खेत में पर्याप्त नमी होना बहुत आवश्यक है। जहाँ तक फसल सुरक्षा की बात है तो इस समय खड़ी फसल में लीफ कर्ल या मोज़ेक रोग आने की संभावना अधिक रहती है तथा अगर इस समय खेत में अगर इस तरह से पौधे प्रभावित दिखाई देते हों तो ऐसे पौधों को ये ध्यान देना चाहिए क्या ये वास्तविक बीमारी से प्रभावित है अथवा किसी अन्य अनियमितता के कारण होता है। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में इस समय जिस रोग का प्रकोप सबसे अधिक देखने में आ रहा है वे है मोज़ेक रोग। तो आप इस रोग की पहचान कर किस तरह से करें इसका प्रबंधन, आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं। इस रोग में प्रायः अगर पत्तियों को हम देखते हैं तो पत्तियां अगर ऊपर की तरफ मुड़ी हुई दिखाई देती हैं कप शेप में, तो इसका मतलब ये होता है कि पोटास की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि अपने खेत के जो भूमि का परीक्षण है उसे अवश्य करा लें, उसके पश्चात ही किसी प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग करें। इस प्रकार से अगर अन्य किसी दशा में मोज़ेक रोग के आने की संभावना है तो ऐसे पौधे अगर आपके खेत में दिखाई देते हैं तो उनको उखाड़ कर कहीं खेत के किनारे अथवा नालियों में गाड़ देना चाहिए। तत्पश्चात चूँकि ये सफ़ेद मक्खी के रस चूसने के कारण एक पौधे से दूसरे पौधे में इसका प्रसारण होता है, तो इस प्रकार से किसी कीटनाशी जैसे रोगोर की अथवा इमिडाक्लोरपिड की 1.5 से 2 मिलीलीटर दवा की मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से अगर हम पाक्षिक छिड़काव करते हैं, कम से कम 2 छिड़काव करने के उपरांत इस प्रकार के रोग अथवा कीट के आने की संभावना नहीं रहती है।
आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। तिलहनी फसल अलसी बुआई के समय अनुसार बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर है, लेकिन इस समय कई प्रकार से फसल की बढ़वार बाधित होती है। इसलिए फसल की उचित बढ़वार के लिए समय समय पर कुछ खास प्रबंधन जैसे सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन, फसल का कीट एवं रोगों से बचाव करना बेहद जरूरी होता है। तो आप कैसे करें इन कार्यों को, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RS से। तो ऐसा है किसान भाई कि अगर आपने तीसी के अपने खेत में समय से लगा रखा है तो आपके पौधे अभी करीब करीब एक महीने के होंगे। तो इस समय जो आपको मुख्य सस्य क्रियाएं करनी है जिससे आपको उपज भी बढ़े और आय भी। सबसे पहले आप अगर आपने थिनिंग या बछनी या छटाई आपने नहीं किया हो तो सबसे पहले आप वो कर दें। एक सप्ताह के बाद आप सबसे पहले खरपतवार का नियंत्रण करें। किसान भाइयों, फसल की अच्छी तरह से बढ़वार हो इसके लिए आपको खरपतवार नियंत्रण पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। खरपतवारों का प्रकोप होने से फसल की बढ़वार तो अच्छी नहीं होती है, साथ ही साथ उत्पादन में भी काफी कमी आती है। तो आप खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। चाहे आप आदमी लगा के खुरपी के द्वारा करें या हैंड हो के द्वारा करें। अगर हैंड हो के द्वारा करते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो कतार है उसके बीच में तो खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है, लेकिन पंक्तियों के बीच में खरपतवार का नियंत्रण नहीं होता है। पंक्तियों के बीच में जो घास होगा, खरपतवार होगा, उसको उखाड़ना पड़ेगा। अगर यह भी आप नहीं कर सके तो कुछ रसायन है जो खरपतवारनाशी है, उसका उपयोग कर आप प्रभावी ढंग से खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे इसमें डाइक्लोफोप मिथाइल नाम का एक रसायन है, उसका उपयोग करके 700 ग्राम से 1 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप स्प्रे करते हैं तो इससे आपका प्रभावी ढंग से खरपतवार का नियंत्रण हो जाएगा। और जो मुख्य सस्य क्रियाएं हैं वो है सिंचाई। किसान भाइयों, इसके बाद बात करते हैं अलसी की फसल में सिंचाई की। प्राय अलसी की फसल असंचित रूप में बोई जाती है, परंतु जहां सिंचाई का साधन उपलब्ध हो वहां पर 2 सिंचाई करनी चाहिए। पहली सिंचाई फूल आने पर तथा दूसरी दाना बनते समय करने पर उपज में बढ़ोतरी होती है। तो अगर आपके पौधे करीब 30 से 40 दिन के बीच में हो तो आप एक हल्की सिंचाई इसमें कर दें। हल्की सिंचाई करने से क्या होगा कि जो आपको मिट्टी में पोषक तत्व हैं उसको पौधा अच्छा से ले सकेगा और अपना वो बढ़वार को अच्छा ढंग से वो पूरा कर सकेगा। सिंचाई के बाद में कि जो आपका शेष नेत्रजन बचा है, जैसे इसका नेत्रजन 60 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है, शुरू में आपने 30 kg दे दिया होगा बेसल डोज के रूप में। जो 30 kg अभी बचा हुआ है तो वो 30 किलो ऊपरी वेसन के रूप में छिड़काव कर दीजिए शाम में खेत में, जिससे पौधों को अच्छे से उसका उपयोग करने का मौका मिल सके। किसान भाइयों, अगर बात करें अलसी की फसल में रोगों की तो इस फसल में मुख्य रूप से अल्टरनेरिया झुलसा रोग मुख्य रूप से लगता है। इस रोग का प्रकोप पौधे के सभी भागों पर होता है। सर्वप्रथम पत्तियों के ऊपरी सतह पर गहरे कत्थई रंग के गोल धब्बे बन जाते हैं और इसके बाद शाखाओं, पुष्पक्रमों एवं फलियों को भी प्रभावित करता है। तो इसकी रोकथाम के लिए फसल को बुआई से पहले बीज उपचार करना जरूरी होता है एवं खड़ी फसल में मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है हकीमपुर अंबेडकर नगर से भूपेंद्र सिंह जी ने। यह अश्वगंधा की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं।
तो भूपेंद्र जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। देखिए, अश्वगंधा वास्तव में असिंचित क्षेत्रों की फसल है, वर्षा पर आधारित, और ये मानसून जब ख़त्म हो रहा हो उस समय लगानी चाहिए। अगर थोड़ी सिंचाई की व्यवस्था है किसान के पास तो ये अक्टूबर नवंबर तक लगाई जा सकती है, और ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी फसल है जो कि कम पानी में तैयार हो जाती है, और इसके लिए बलुई ज़मीन जिसकी उर्वरता शक्ति बहुत अच्छी नहीं है वो बहुत उपयोगी होती है। अश्वगंधा की खेती उत्तर प्रदेश में भी की जाती है, जिसकी बुआई सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए अच्छी होती है। देखिए, लगाने का जो तरीका बहुत ही आसान है। इसकी सीधी बुआई की जाती है बीज के द्वारा, और इसका छोटा छोटा बीज होता है, बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए बैगन के बीज की तरह। और 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए 2.5 से 3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है, जिसको 2 तरह से किसान भाई बो सकते हैं, या तो छिटकवा विधि से या फिर लाइनों में। लेकिन लाइनों की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा दूर इसका बीज नहीं बोना चाहिए। कुल मिला के छिटकवा विधि से भी अगर किसान लगा रहे हैं तो लगभग पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 25 सेंटीमीटर के आसपास रहनी चाहिए। इस प्रकार ये समझ लीजिए कि 1 हेक्टेयर में 4 लाख पौधे होना जरूरी है। आमतौर पे जो अश्वगंधा है 1-1.5 मीटर तक भी फैल जाता है, लेकिन जब हम खेती करेंगे तो उसको 25 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा फैलने नहीं देना है। बुआई के 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करें और जरूरत पड़ने पर 2 महीने बाद एक और निराई कर दें। इस प्रकार लगभग 4 माह में फसल खुदाई के लिए तैयार हो जाती है, जिसकी खुदाई मार्च के मध्य में करते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर से कुल 3 से 4 लाख जड़ मिल जाती है, जिनका वजन 15 से 20 क्विंटल होता है, जिसका बाजार भाव 150 रुपए प्रति किलोग्राम मिलता है। अतः आप असिंचित क्षेत्रों में कम लागत और बिना मेहनत किए अश्वगंधा से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जी, इसकी जो जड़ बलवर्धक, हमारे जो स्नायु तंत्र है उसको दुरुस्त करने के लिए, और पेट संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं और हमको तनाव जैसी बीमारियां हैं उनको दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन आजकल इसकी पत्तियों का भी थोड़ा सा प्रचलन में आ रहा है, वो भी बिक जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जड़ है, और ये 5 महीने में फसल तैयार हो जाती है अगर अक्टूबर नवंबर में लगाई गई है। इसका दूसरा सीजन भी है लेकिन लगाने का, लेकिन वो सिंचित दशाओं के लिए अगर बलुई ज़मीन है वो फरवरी में भी लगाया जा सकता है, लेकिन फरवरी में जो लगाई जाती है वो फसल 3 महीने में तैयार हो जाती है। तो इस तरह से 2 समय हैं इसके लगाने के, और समय के हिसाब से पहली फसल 5 से 6 महीने में तैयार हो जाती है और दूसरी फसल मात्र 3 से 3.5 महीने में तैयार हो जाती है। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। FIRB प्रणाली से गेहूं की खेती पर एक प्रगतिशील किसान का अनुभव।
गोभी वर्गीय फसलों में नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के नियंत्रण उपाय। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।